अगर आईटी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आईटी फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सी लैंग्वेज से ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए। वाई स्टार्ट विथ सी। दूसरा, हाउ मच ऑफ सी टू लर्न, यानी सी लैंग्वेज कितनी सीखनी चाहिए। तीसरा, व्हाट आफ्टर सी, मतलब सी लैंग्वेज के बाद में आपको क्या सीखना चाहिए। चौथा, सी लैंग्वेज सीखने में और सी के बाद जो आपको सीखना है उसमें कितना टाइम लगेगा, मतलब हाउ लॉन्ग विल इट टेक। पांचवा, एनी बुक और ऑनलाइन ट्यूटोरियल टू रिफर, मतलब कोई बुक या ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपको रिफर करना चाहिए। और लास्ट में हम अपना पहला सी प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई स्टार्ट विथ सी। सबसे पहला अपना ओके ओके, देखिए सी जो है ना, सी लैंग्वेज वो एक बाइसिकल की तरह है। अगर कोई बच्चा बड़े होकर के बाइक रेसर बनना चाहता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे, अभी से बाइक चलाने लग जाए? नहीं ना। अभी उसको बचपन में क्या चलाना चाहिए, उसको सबसे पहले उसको साइकिल चलाना सीखना चाहिए। ये एनालॉजी मैं इधर आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। एक बच्चा है, उसको बाइक रेसर बनना है तो उसको साइकिल चलाने की सलाह दी जाती है। माफ करना, ये जरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक बिगिनर हो, बिगिनर इन प्रोग्रामिंग, जिसको आगे जाकर के आईटी प्रोफेशनल बनना है, तो उसको अभी जो है ना सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। देखिए साइकिल में क्या होता है, साइकिल में आखिर क्या होता है, तो देखिए साइकिल में दो व्हील्स होते हैं, ठीक है। फिर उसमें हैंडल बार होता है, जिसको क्या कहते हैं, गवर्नर कहते हैं। हमारे यहाँ गवर्नर कहते हैं इसको, गवर्नर या गवर्नर कहते हैं, हैंडल बार। फिर उसमें क्या होता है, चेन होती है उसमें, और क्या होता है उसमें, सीटिंग अरेंजमेंट्स। अच्छा, तो क्या ये कहना सही होगा कि साइकिल का ही जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है, इसका जो डिजाइन
एंड स्ट्रक्चर, इसी पर से इसी को कॉपी करके बाइक बनाई गई है। हाँ, भले बाइक में इंजन होता है, लेकिन टू व्हील्स यानी दो व्हील, हैंडल बार, चेन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, ये जो डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है वो बाइक में जो है वो साइकिल से ही कॉपी किया हुआ है ना। बाइक के अलावा क्या बनाया गया है? मोपेड यानी कि गियरलेस जो होते हैं वो, और स्कूटर्स। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि साइकिल के ही डिजाइन एंड स्ट्रक्चर को कॉपी करके, मतलब टू व्हील्स, दो पहिए, हैंडल बार, चेन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, इन सबको कॉपी करके बाइक, मोपेड, स्कूटर्स बनाए गए हैं? ये कहना सही होगा ना। ठीक उसी तरीके से जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है, फिर क्या होता है इसमें? लूप्स होती हैं, एरेज होते हैं। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं, एक मिनट। ओके, तो ये सब चीजें सी लैंग्वेज में होती हैं। और क्या होता है इसमें? फंक्शंस भी होते हैं। तो इन्हीं की सिंटैक्स को कॉपी करके बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी हुई हैं। देखिए, दोनों फिगर्स को आप अच्छी तरह देखिए। इसमें क्या है? साइकिल, और साइकिल के अंदर जो है डिजाइन एंड स्ट्रक्चर में दो पहिए, हैंडल बार, चेन और सिटिंग अरेंजमेंट्स, उस पर से बाइक बनी है, मोपेड बने हैं, स्कूटर्स बने हैं, यानी कई एक टू व्हीलर्स बने हैं। ठीक इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर जो है, मतलब सी लैंग्वेज का के अंदर जो डेटा टाइप्स, आईओ फंक्शंस, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इफ एल्स, स्विच केस, लूप्स, एरेज, फंक्शंस, ये जो भी हैं, ठीक है, इन सबका, इन सबके सिंटैक्स पर से जो वहां पर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर था, साइकिल का डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, तो सी की सिंटैक्स, उस पर से बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है मैं बताता हूं। जावा, जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, सी शार्प। अच्छा, ये सी शार्प लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सी हैज लिखते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है सी शार्प। ठीक है, इसको सी हैज या सी हैशटैग मत पढ़िएगा, इसको इसको सी ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शुरुआत में पता नहीं होता है। उसके अलावा क्या बना है? पीएचपी, फिर पर्ल, फिर रस्ट, रूबी, स्केला, स्विफ्ट, गो, इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो सब का सब जो है ना, वो अपने सिंटैक्स और बहुत कुछ एलिमेंट्स या कहें कि पैटर्न्स, वो सी में से बोरो करती हैं। अच्छा, इधर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा विषय से हट करके, ये जावा और जावा स्क्रिप्ट ये दोनों अलग अलग हैं। जावा इज नॉट इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक ही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि
जावास्क्रिप्ट जो है वो मतलब जावा ही होगा, उसमें कुछ ऐड कर दिया होगा, स्क्रिप्ट वाला पार्ट कुछ ऐड कर दिया होगा थोड़ा बहुत, तो वो जावास्क्रिप्ट बन गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जावा और जावास्क्रिप्ट बहुत अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह गुलाब और गुलाब जामुन, ये दोनों एकदम अलग अलग है ना, उसी तरीके से जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों एकदम अलग अलग हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं अभी वाई लर्न सी, ठीक है, वाई स्टार्ट विथ सी। इसमें अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सी इज डिफिकल्ट। ओके, तो यस, सी इज डिफिकल्ट, लेकिन शुरुआत शुरुआत में तो साइकिल चलाना भी डिफिकल्ट लगता है ना। मान लो किसी को साइकिल आता ही ना हो, वो अगर पहली बार साइकिल चलाएगा तो उसको डिफिकल्ट लगेगा ना। उसी तरह सी लैंग्वेज भी सीखना शुरुआत में डिफिकल्ट ही लगता है, ये बात सही है। लेकिन अगर एक बार सी आ जाए तो फिर दूसरी जो भी लैंग्वेजेस मैंने कही हैं यहाँ पर, ये सारी लैंग्वेजेस सीखना बहुत आसान हो जाता है। ये तो मेरे को कुछ जो याद है वही लिखा है मैंने, बराबर। ये कितनी है, ये इधर 6 और 5 11, एक सिर्फ ये 11 लैंग्वेजेस नहीं, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस हैं। मुझे अभी जितनी याद है उतनी मैंने लिख दिया। तो ये लैंग्वेजेस सीखना और इस तरह की दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना आसान हो जाता है अगर सी लैंग्वेज हमें आता हो तो। ठीक उसी तरीके से जिस तरह साइकिल चलाना अगर आपको आ जाए तो बहुत सारे टू व्हीलर्स आपको चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता होगा और आप डायरेक्टली स्कूटर, मोपेड या बाइक चलाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप ठोक डालोगे कहीं ना कहीं। ठीक उसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज सीखे बगैर इस तरह की सारी लैंग्वेजेस सीखना स्टार्ट करोगे आप, तो आपको काफी मुश्किल होगी, आप नहीं सीख पाओगे जल्दी, शायद आप प्रोग्रामिंग ही छोड़ दो। तो सी लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट तो है, लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान बना देता है। अच्छा, दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि सी इज आउटडेटेड, तो ये बात भी सही है, यस, सी इज आउटडेटेड। लेकिन तो वैसे साइकिल भी आउटडेटेड है। आज से 100 साल पहले जितनी साइकिल चलती थी, जब स्कूटर, बाइक, मोपेड्स ये सब नहीं हुआ करते थे, तब साइकिल जितनी चलती थी उतनी आजकल थोड़ी चलती हैं। तो सी इज आउटडेटेड, ये बात सही है। लेकिन हमें जो है सी लैंग्वेज इसलिए नहीं सीखनी है क्योंकि सी लैंग्वेज में हमें अपना करियर बनाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह बड़े होकर के जिस बच्चे को बाइक रेसर बनना है, उसको साइकिल में अपना करियर नहीं बनाना है, ठीक है। उसी तरीके से सी में हमें अपना करियर नहीं बनाना है, लेकिन हम फिर भी सी इसलिए सीखते हैं, सॉरी, हम बाइसिकल इसलिए सीखते हैं ताकि हम बैलेंसिंग सीख सकें। बैलेंसिंग के लिए हम क्या सीखते हैं, साइकिल, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें लॉजिक डेवलपमेंट, ये भी लॉजिक डेवलपमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी, थोड़ी देर में वही समझाता हूँ। लॉजिक डेवलपमेंट के लिए हमें सी लैंग्वेज सीखना है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होती, तो ये बात भी सही है। सी लैंग्वेज के अंदर अब पॉइंटर्स होते हैं, जैसे कि, तो पॉइंटर्स बहुत सारी लैंग्वेजेस में नहीं होते, तो हमें वो सीखने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैं हाउ मच टू लर्न सी, वो जब सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट जो है अपना, वो मैं जब अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा आपको पॉइंटर्स जिस तरह सी में होते हैं। तो वैसे तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइकिल के अंदर पेडल्स होती हैं, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से ही लिखता हूँ।
पेडल्स होती हैं साइकिल में, तो वो दूसरे टू व्हीलर्स में नहीं होते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि बाइक, स्कूटर्स और मॉपेड्स। लेकिन फिर भी हम साइकिल सीखते हैं ना, उसी तरीके से सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन हम वो उन पार्ट्स को हम स्किप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम पाइथन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पाइथन नहीं सीखना चाहिए पहली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग अगर आप सीख रहे हैं तो पहली लैंग्वेज आपकी पाइथन नहीं होनी चाहिए। व्हाई नॉट पाइथन? तो देखिए, पाइथन जो है ना, वो ओवरली सिंपल है। ठीक है, ये आप समझ जाइए, ये पाइथन है ना, ये एक तरीके से बाबा साइकिल जैसी है, 3 पहिए वाली होती है ना, उस तरीके की बात है। अगर मैं सी लैंग्वेज को मैं बाइसिकल कह रहा हूं, इफ सी इज इक्वल टू बाइसिकल, तो पाइथन जो है ना वो बाबा साइकिल हो गई, 3 पहिए वाली होती है वो। ओके। मैं पाइथन के लिए क्यों मना करता हूं मैं? क्योंकि वो ओवरली सिंपल है। तो इससे क्या है, अपना लॉजिक डेवलपमेंट नहीं होता है इसमें। अगेन, मैं अभी लॉजिक डेवलपमेंट क्या है मैं बताता हूं आपको। ये लॉजिक डेवलपमेंट इसमें नहीं होता है। दूसरा, ये पाइथन जो बनाई गई थी, वो प्रोग्रामर्स के लिए बनाई भी नहीं थी, जो प्रोफेशनली प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर डेवलपर्स जो होते हैं, उनके लिए नहीं बनाई गई थी। ये किन के लिए बनाई गई थी? ये जो है ना, ये साइंटिस्ट्स, फिर जो रिसर्चर्स होते हैं, या फिर जैसे एजुकेटर्स जो होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, अ, ये एजुकेटर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या करेंगे पाइथन का? तो देखिए, फॉर एग्जांपल, कोई मैथ्स का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट गिनना सिखाता है। ठीक है, तो बार बार अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल को वो खुद मैन्युअली सॉल्व करे, उससे अच्छा वो पाइथन में एक प्रोग्राम बना दे कि जिसके अंदर वो पूरा पूरा प्रोग्राम जो है वो खुद अपने आप सॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ उसको ऑटोमेट करना हो, बराबर। वैसे ही साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो होते हैं, उनको मान लीजिए कि कोई डेटा है या कुछ भी है, उसको एनालाइज करना है या फिर उसको ऑटोमेट करके कुछ काम करना है, तो डेटा को ऑटोमेट करना है मतलब, तो वो लोग आसानी से कर सके बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के या बिना ज़्यादा डीप में प्रोग्रामिंग को समझे हुए वो लोग ये छोटे-मोटे काम कर सकें, इसके लिए पाइथन बनाया गया था। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है ये एंड्रॉइड जो है, ये क्यों कभी आईफ़ोन से आगे नहीं निकल पाता? इसकी वजह ये है कि एंड्रॉइड जो है ना, ये बेसिकली स्मार्टफ़ोन के लिए नहीं, ये स्मार्टफ़ोन की ऑपरेटिंग सिस्टम थी ही नहीं है। बाद में जाकर किसको बनाया? ये एक्चुअली कैमरा के लिए बनाई गई थी। कैमरा के लिए बनाई गई ऑपरेटिंग सिस्टम थी ये एंड्रॉइड। इसलिए देखिए, ये प्रोफेशनल, सॉरी, इसलिए ये जो आईफ़ोन होते हैं, इनसे ज़्यादा मतलब उतना अच्छा कभी एंड्रॉइड नहीं बन पाता। एंड्रॉइड बनाने वालों को या तो पूरा फ्रॉम द स्क्रैच पूरा नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन उसमें ये होगा कि वो बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं होगी, मतलब जो पुराने डिवाइसेस हैं उनमें नहीं चलेगी। तो ठीक इसी तरीके से पाइथन के साथ हुआ है। पाइथन भी जो है ना, वो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, एजुकेटर्स, इन सबको टारगेट करके बनाई गई थी। वो प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स के लिए थी ही नहीं है। इसलिए पाइथन जो है ना उतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है।
दूसरा क्या है इसमें कि पाइथन के अंदर एक बड़ी विडंबना ये है कि पाइथन खुद तो बहुत ज्यादा रॉबस्ट है नहीं, मतलब खुद कोई बहुत ज्यादा मतलब अच्छे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। और दूसरा ये दूसरी लैंग्वेजेस को सीखने में हेल्प भी नहीं करती, यानी कि खुद अगर मान लीजिए ये पाइथन खुद इतनी कॉम्पिटेंट हो कि आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट बना सकें तो ठीक है, लेकिन पाइथन में ना आप ऐसा कर सकते कि किसी भी तरह की आप लैंग्वेज बना सॉरी किसी भी तरह के आप प्रोजेक्ट से हैंडल कर सकें, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि ये दूसरी लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल होती है, मतलब डजंट हेल्प मास्टर अदर लैंग्वेजेस। इन लैंग्वेजेस को सीखने की सॉरी पाइथन को सीखने के बाद में अगर आप जावा जावा स्क्रिप्ट या सी शार्प ऐसा कुछ सीखने जाओगे तो भी आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी, लेकिन सी के साथ ऐसा नहीं है। सी एक बार आप सीख जाओगे तो आपको दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखने में काफी आसानी होगी। ओके, मैं बार बार कह रहा था लॉजिक डेवलपमेंट। ये लॉजिक डेवलपमेंट क्या है तो देखिए मैं बताता हूं। लॉजिक डेवलपमेंट मतलब फॉर एग्जांपल मुझे दो नंबर स्वैप करने हैं, स्वैप टू नंबर्स। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए। ओके, इसको स्वैपिंग कहते हैं कि पहले ए की वैल्यू 5 थी और बी की वैल्यू 3 थी, मैं ऐसा कुछ करूं कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 हो जाए। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज में अगर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो क्या करूंगा, देखिए सी लैंग्वेज में अगर मेरे को ये प्रोग्राम बनाना है तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस सी के बजाय कुछ भी लिख सकता हूं, इधर मैं एक्स वाई जेड भी कुछ भी ले सकता हूं मैं इधर। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों तरीके मैं आपको समझा देता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। पहला जो तरीका है ये, इसमें क्या किया है मैंने, ये ठीक वही लॉजिक है कि मान लीजिए इस ग्लास के अंदर मिल्क भरा है और इस ग्लास के अंदर वाटर भरा है। मुझे करना है कि मिल्क वाले के अंदर वाटर आ जाए और वाटर वाले के अंदर मिल्क आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी ग्लास लूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो मिल्क है वो इसमें जाएगा, क्योंकि मैं अलग कलर से कर देता हूं। ये वाला मिल्क यहां पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मिल्क आ गया और ये खाली हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, ये जो वाटर है इसको मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर वाटर आ गया और ये एम्प्टी रह गया। और तीसरा स्टेप में ये करूंगा कि ये जो मिल्क है इसको इसमें डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वापस खाली हो जाएगा और इसमें मिल्क आ जाएगा। तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। इसके अंदर पहले मिल्क था, वाटर आ गया, और इसके अंदर पहले वाटर था, मिल्क आ गया। ठीक है, ये लॉजिक है मेरे पहले प्रोग्राम का। दूसरे प्रोग्राम का लॉजिक अब मैं बताता हूं। इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको दूसरा एक अच्छा समझता एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सुरेश, इसकी एज 10 साल है। ये चीज मुझे नहीं पता, ठीक है, सुरेश जानता है कि उसकी एज 10 साल है, मैं नहीं जानता। दूसरा एक दोस्त है रमेश, रमेश की एज 15 साल है। अच्छा, सुरेश और रमेश एक दूसरे की एज जानते हैं, लेकिन मैं दोनों में से किसी की एज नहीं जानता।
अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि सुरेश की एज जो है वो 15 साल हो जाए और रमेश की एज 10 साल हो जाए, ऐसा प्रोग्राम मुझे बनाना है। तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा जबकि मुझे नहीं पता दोनों की एज क्या है, तो मैं किस तरह के इंस्ट्रक्शन दूंगा? सुरेश को मैं कहूंगा कि तुम्हारी एज उतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, तुम्हारी एज उतनी है जितनी तुम जितनी समझ रहे हो, प्लस रमेश की जितनी एज है। मतलब सुरेश की एज 10 साल नहीं है, रमेश की जो 15 साल है उसको ऐड करो, उतनी एज है उसकी, तो सुरेश की एज फिर क्या हो जाएगी? अब सुरेश की एज क्या हो जाएगी? 10 और 15 25। फिर दूसरा स्टेप, मैं रमेश को ये कहता हूं कि तुम्हारी एज उतनी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, लेकिन सुरेश की एज में से तुम अपनी जितनी एज समझ रहे हो उसको माइनस कर दो। मतलब रमेश ये करेगा कि सुरेश की जो एज है 25, उसमें से अपनी एज माइनस कर दे, यानी 15 माइनस कर दे। 25 है सुरेश की एज, उसमें से अपनी माइनस कर दे 15, तो क्या होगा? 10 हो गया इसका। और फिर मैं सुरेश को वापस जाकर कहूंगा कि तुम्हारी एज उतनी नहीं है जो तुम अभी भी समझ रहे हो, तुम्हारी एज उतनी है जितनी अपनी जो एज समझ रहे हो उसमें से रमेश की एज माइनस कर दो। मतलब वो अपनी एज 25 समझ रहा है, उसमें से रमेश की एज 10 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए रमेश की एज कितनी है? 10, और सुरेश की एज कितनी है? 15। हो गया हमें जो अचीव करना था वो। ये लॉजिक मेरे सेकंड प्रोग्राम में है। तो देखिए ये मैंने जो भी किया इससे लॉजिक मुझे लगाना पड़ा, ठीक है? तो यही चीज सी लैंग्वेज में होता है। अब यही काम अगर मुझे पाइथन में करना है, तो पाइथन में मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? कि कुछ ये इतना सब देखिए ये इतना इसमें मैंने ये लिखा, इसमें मैंने ये लिखा, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। पाइथन में सिर्फ ये एक ही लाइन लिखनी है, ये एक लाइन में सब कुछ हो गया। मतलब डायरेक्टली ये कह देना है कि भाई सुरेश की जो एज है वो रमेश की एज है, रमेश की एज है वो सुरेश की एज है। या फिर जिसमें दूध भरा है उसमें पानी भरा है, और जिसमें पानी भरा है उसमें अब दूध भरा है। डायरेक्टली ये बोल दो बिना कोई लॉजिक लगाए। तो इसमें से आप खुद सोचिए कि आपको लॉजिक किस में डेवलप हो रहा है, आपको किस में दिमाग लगाना पड़ रहा है, आपको पजल जैसा किस में सोचना पड़ रहा है सी लैंग्वेज में ना। तो बस यही चीज है इधर। ओके, अब हम देखते हैं कि हाउ मच ऑफ सी टू लर्न। ओके ओके। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या कोई लैंग्वेज जैसे कि हिंदी 100% सीख पाना पॉसिबल है? कोई आदमी ये कहे अगर कि मुझे 100% हिंदी आती है, तो उसका मतलब क्या? इन जनरल कोई भी लैंग्वेज का 100% नॉलेज मतलब क्या? अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ स्पोकन लैंग्वेजेस की, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश, ठीक है? तो स्पोकन लैंग्वेज लैंग्वेज में 100% नॉलेज का मतलब क्या है? यानी कि 100% ग्रामर आता है, मतलब व्याकरण आता है, और 100% वोकेबुलरी, मतलब डिक्शनरी में जितने भी शब्द हैं सबके अर्थ मालूम है। तो क्या कोई आदमी कह सकता है मुझे हिंदी लैंग्वेज के 100% सभी शब्दों के अर्थ मालूम है? मुझे कोई डिक्शनरी लेकर के रट्टा मारने भी बैठेगा तो जितनी देर में वो पूरी डिक्शनरी पूरी करेगा, उतनी देर में बहुत सारे नए शब्द जुड़ चुके होंगे। क्योंकि रट्टा मारने वाला वो अकेला है, लेकिन भाषा में नए शब्द जोड़ने वाले कई लोग हैं। ठीक उसी तरीके से
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, उनमें 100% नॉलेज का मतलब 100% सिंटैक्स का आना। ठीक है, सिंटैक्स और ग्रामर एक ही चीज है। जैसे स्पोकन लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स कहा जाता है। और 100% वोकेबुलरी जिसे मैं कह रहा हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसे फीचर्स कह सकते हैं। अब देखिए, 100% ग्रामर आना स्पोकन लैंग्वेज में, जैसे हिंदी का 100% ग्रामर आना, ये एक बार पॉसिबल है। हालांकि इसमें भी सवाल उठते हैं कि क्या किसी को 100% व्याकरण आता है, लेकिन एक बात के लिए ये माना जा सकता है। ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 100% सिंटेक्स आना, ये हम मान सकते हैं कि किसी को 100% सी लैंग्वेज की सिंटेक्स आती होगी। ठीक है, ये माना जा सकता है। लेकिन 100% फीचर्स आते हों, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह किसी को 100% शब्दों के अर्थ आते हों किसी भाषा के, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखने वाला कोई एक होगा, लेकिन उसमें नए नए फीचर्स ऐड करने वाले हजारों लोग होंगे। कोई बंदा 100% सी लैंग्वेज सीखना पूरा करेगा, उसके पहले बहुत सारे नए फीचर्स उसमें ऐड हो चुके होंगे। ओके, दूसरी बात यह है कि हमें सी लैंग्वेज फिर सीखनी कितनी चाहिए। ठीक है, हमारा मेन जो सवाल है वो हाउ मच ऑफ सी टू लर्न। तो देखिए, हमें सी लैंग्वेज सिर्फ उतनी सीखनी चाहिए जितना दूसरी लैंग्वेजेस, जो ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस हैं, वो सीखने में हमें हेल्पफुल हो। ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न अदर, या यूं कहे कि बेटर लैंग्वेजेस, जो सी से भी ज्यादा अच्छी लैंग्वेजेस हैं, जो ज्यादा यूजफुल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो ज्यादा यूज में आती हैं, उन लैंग्वेजेस को सीखने में जितना हमें उपयोगी हो, सी में से हमें सिर्फ उतना ही सीखना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, मैंने आगे ही बता दिया आपको। ये जो है ना, ये यही सब है। मैं एक बार फिर से मैं इधर समराइज कर देता हूं। मैं क्या क्या सीखना चाहिए सी में हमें। एक तो डेटा टाइप्स, ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। रुकिए, मैं इसको है ना पहले उस दूसरे पेज पर ले चलता हूं, तो दूसरा भी अगर कुछ लिखना हो तो काम आ जाएगा। फिर क्या है, इफ एल्स, स्विच केस, फिर लूप्स। तीन तरह की लूप्स होती हैं, फोर, वाइल और डू वाइल। ठीक है, फिर एरेज और फंक्शंस। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में होता है, जो हमें सीखना चाहिए, जो दूसरी लैंग्वेजेस में हेल्पफुल हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है सी लैंग्वेज में से। वैसे सी लैंग्वेज बहुत वास्ट है, मैंने कहा ना 100% सीख पाना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, लेकिन हमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इतना सीख जाएंगे तो हमें दूसरी जो बेटर लैंग्वेजेस हैं वो सीखने में हमें हेल्पफुल होगा, तो हमें सिर्फ इतना सीखना है। अच्छा, इसमें दूसरे भी कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस।
असाइनमेंट्स, ये सब चीजें भी होती हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये मुश्किल से 2-2 3-3 मिनट में हर एक चीज, यानी 15 मिनट में ये पूरी चीजें सीखी जा सकती हैं, ये पांचों चीजें। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें जो मेन चीज हैं, इतना ही सीखना जो है ना सी लैंग्वेज में इनफ है दूसरी बेटर लैंग्वेज को सीखने में। अच्छा, इंजीनियरिंग में जब सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में, तो उसमें सिलेबस में पॉइंटर्स होते हैं, जिसको मैं आगे मेंशन अभी कर चुका हूं। मतलब जैसे साइकिल में पैडल होती है, जो दूसरे टू व्हीलर्स में नहीं होते हैं, उसी तरीके की आप पैडल समझ लीजिए सी लैंग्वेज का, पॉइंटर्स। हमें पॉइंटर्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय कि वो आपके सिलेबस में आता हो। फाइल मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है। ग्राफिक्स एंड गेम, ग्राफिक्स भी आता है इसके अंदर, ये ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन, वो सब पॉसिबल है सी लैंग्वेज में। लेकिन हमें वो सब सीखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब हम नहीं सीखेंगे। हमें ये अगर 7 चीज सीख लें, ये सातों चीज, तो ये इनफ है मूव ऑन करने के लिए दूसरी लैंग्वेजेस पर। ओके, अच्छा, अब क्या था अपना थर्ड टॉपिक, व्हाट आफ्टर सी। सी लैंग्वेज के बाद हमें क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, क्लियर कट आंसर है, सी के बाद में आपको सी प्लस प्लस सीखना चाहिए। अब ये सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस इज इक्वल टू सी प्लस ओ ओ पी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसी को ओओपी कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स अगर जोड़ दिया जाए तो वो सी प्लस प्लस बन जाएगा। मतलब सी प्लस प्लस के अंदर सी तो है ही, ठीक है, प्लस ओओपी है। तो सी प्लस प्लस कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, सी जो है उसी का हिस्सा है सी प्लस प्लस का। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। अच्छा, अब सी प्लस प्लस के बाद में हम क्या करेंगे? तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं मेन ऑप्शन जो ज्यादातर लोग चूज करते हैं मैं उसकी बात कर देता हूं। एक ऑप्शन है जावा, ठीक है। तो जावा में क्या है लेकिन कि जावा, अच्छा मैं ऑप्शन पहले गिना देता हूं। दूसरा है पीएचपी, ठीक है। तीसरा है डॉट नेट, ज्यादातर लोग यही चूज करते हैं अपने करियर पाथ के लिए। अगर डेवलपर हैं तो यही चूज करेंगे, जावा या फिर पीएचपी या डॉट नेट, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के बाद में आपको क्या सीखना चाहिए? अब देखिए, अगर आप जावा पर जाते हैं तो जावा जो है ना एक तरीके से डूबती नहीं है, सिंकिंग शिप। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जावा जो है ना अब ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं लोग, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत स्लो होती है और बहुत सारे उसके रीजंस हैं। लेकिन जावा जो है ना अब वो ज्यादा यूज में नहीं आती है। एंड्रॉइड जब नहीं आया था तब J2ME, जावा प्लेटफॉर्म माइक्रो एडिशन, J2ME, ये बहुत यूज में था मोबाइल की एप्स और गेम्स बनाने के लिए। ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब नोकिया के फीचर फोन्स यूज मतलब बहुत चलते थे, उसमें सिम्बियन नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी। तो ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे जावा डेवलपर्स थे जो जावा की तरह तरह की एप्स और गेम्स बनाते रहते थे। लेकिन जब से एंड्रॉइड आया तब से ये J2ME की तो एकदम छुट्टी हो गई है, सारे J2ME डेवलपर्स जो है वो एंड्रॉइड डेवलपर्स बन चुके हैं, क्योंकि एंड्रॉइड भी जावा पर ही बेस्ड है। तो जावा डेवलपर्स को एंड्रॉइड डेवलपर बनना पड़ता है आजकल, ठीक है। तो जावा में क्योंकि जॉब नहीं मिलती है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें कि
देखिए जावा में एक तो डिमांड है नहीं ज़्यादा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जॉब मार्केट इसका खाली रहता है। मतलब जॉब इसके जो जावा डेवलपर्स जो हैं वो खाली बैठे रहते हैं, ये कह रहा हूँ मैं। ज़्यादा इसमें जॉब है नहीं अवेलेबल। ओके, अच्छा, अब पीएचपी की बात करूँ, तो पीएचपी में क्या है कि अच्छा है पीएचपी में, लेकिन पीएचपी जो है वो पीएचपी जो है सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए है, या स्मॉल वेब एप्लीकेशंस, छोटी-छोटी वेब एप्लीकेशन जो होती हैं उनके लिए है। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों अलग-अलग चीज़ हैं, इनको आप कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। तो पीएचपी जो है वो छोटे-छोटे वेब एप्लीकेशन के लिए ठीक है, लेकिन बड़ी एंटरप्राइज़ वेब एप्लीकेशन बनानी हो, कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बनानी हो, पूरा-पूरा ईआरपी बनाना हो, तो पीएचपी इज़ नॉट अ गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ। ठीक है? पीएचपी जो है ना वो बहुत छोटी-छोटी कंपनियाँ, छोटी-छोटी वेबसाइट मैनेजमेंट करती हूँ, और उन सब पर जो है ना वो जो है ना ठीक है। बाकी बड़े-बड़े चीज़ों के लिए पीएचपी ठीक नहीं है। बहुत मज़ा नहीं आती पीएचपी में। दूसरा क्या है ना कि पीएचपी जो है वो फ्रेमवर्क्स पर बहुत ज़्यादा रिलाय रहता है। जैसे कि इसका एक फ्रेमवर्क था जुमला, ठीक है? ये आज से 10-12 साल पहले बहुत पॉपुलर था। फिर बाद में एक था मैजेंटो, फिर इसके कितने सारे कोड इग्नाइटर, फिर लारावेल, ठीक है? फिर केक पीएचपी, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, और ये सारे फ्रेमवर्क्स की खासियत क्या है कि ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं। मतलब तीन आते हैं, 3-4 साल चलते हैं, फिर बाद में जो है ना मतलब आउटडेटेड हो जाते हैं, कोई दूसरा फ्रेमवर्क आ जाता है और फिर उस फ्रेमवर्क को सीखना पड़ता है। तो ये एक वजह है, आउटडेटिंग फ्रेमवर्क्स। इनका एक वर्डप्रेस है पीएचपी में ही, ठीक है? ये खूब चलता है, ये जब से आया तब से चल रहा है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए है। ओके, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स ही जो हैं वो इसके अंदर वर्डप्रेस से मैनेज हो सकती हैं, इसमें वेब एप्लीकेशन नहीं बन सकती हैं। अच्छा, अब अपने तीसरा ऑप्शन है डॉट नेट। मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिखता हूँ। डॉट नेट ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, मच बेटर देन जावा एंड पीएचपी। डॉट नेट से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है? वेब डेवलपमेंट मतलब एएसपी डॉट नेट में, एएसपी डॉट नेट मतलब वेब डेवलपमेंट विथ डॉट नेट, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एएसपी डॉट नेट इज इक्वल टू वेब डेवलपमेंट विथ डॉट नेट। इसमें एएसपी का मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस। मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब मोबाइल एप्स, एंड्रॉइड और आईफोन, दोनों की एप्स बना सकते हो डॉट नेट के अंदर। फिर एआई प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आईओटी डेवलपमेंट कर सकते हो। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं ना आपके, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो गई, टीवी हो गई, फ्रिज हो गए, एसी हो गए, स्मार्ट एसी मेरे घर में लगा हुआ है, तो स्मार्ट एसी ही है। फिर वॉशिंग मशीन हो गए,
ये सब जो डिवाइस हैं ये आईओटी में आते हैं, तो इनके रिलेटेड एप्स बना सकते हैं आप। फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हालांकि अब ज़्यादा डिमांड नहीं होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बना सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं पर काम कंटिन्यू रखना पड़ता है, या उनकी बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, तो अभी भी हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं डेस्कटॉप डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के। और गेम डेवलपमेंट भी आप कर सकते हो। तो डॉट नेट में जितनी जो वर्सेटिलिटी है, इतनी जो रेंजेस हैं, इतनी जो रेंज है, मतलब वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्स, एआई, आईओटी, डेस्कटॉप एप्स, गेम्स, ये सब कुछ डॉट नेट के अंदर है। लेकिन ये अपने जैसे पीएचपी के अंदर इतने सारे ऑप्शंस नहीं है। जावा के अंदर है, लेकिन जावा जैसे कि मैंने कहा है उसकी डिमांड नहीं है अब ज्यादा। तो डॉट नेट जो है उसमें सबसे ज्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस है। तो सी और सी प्लस प्लस के बाद आपको डॉट नेट सीखना चाहिए। लेकिन डॉट नेट जो है वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। डॉट नेट कोई लैंग्वेज नहीं है, फ्रेमवर्क, ठीक है, नॉट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है? तो डॉट नेट जो है उसमें कई एक लैंग्वेज होती हैं, जैसे एफ शार्प, सी शार्प, फिर वीबी, ठीक है। वीबी का मतलब विजुअल बेसिक। अब एफ शार्प जो है ना, इसको भी आप भूल जाइए अभी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब बची वीबी और सी शार्प। वीबी की भी कम डिमांड होती है मार्केट में, लेकिन वीबी की भी ठीक ठाक होती है। फिर भी आपको वीबी से ज्यादा प्रीफर सी शार्प करना चाहिए, क्योंकि सी शार्प की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। बताता हूं मैं। सी शार्प जो है ना वो मोस्ट डिमांडेड है। दूसरा क्या है कि वीबी जो है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये इवॉल्व नॉट इवॉल्विंग लैंग्वेज है। मतलब इसमें बहुत नए नए फीचर्स जुड़ नहीं रहे हैं जितना सी शार्प में जुड़ रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की है ये, पूरा डॉट नेट पूरा माइक्रोसॉफ्ट का है। तो सी शार्प, एफ शार्प, वीबी, ये सब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट जितना ज्यादा फीचर्स सी शार्प में ऐड कर रहा है, उतना विजुअल बेसिक वीबी में नहीं कर रहा है। तो वीबी जो है ना वो नॉट इवॉल्विंग है, बहुत जल्द वो डेप्रिकेट हो जाने वाली है। मतलब फिर उसमें सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे। दूसरा क्या है कि वीबी सी शार्प की तरह नहीं, सॉरी, सी और सी प्लस प्लस की तरह नहीं है। सी और सी प्लस प्लस से बहुत अलग वीबी है। हालांकि बहुत इजी भी है, लेकिन सी और सी प्लस प्लस की तरह नहीं है वीबी। नॉट लाइक सी। सी लैंग्वेज में क्या है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर आपने ए और ए, ठीक है, ये दोनों सी लैंग्वेज में दोनों अलग अलग है। आपने मान लीजिए किसी वेरिएबल का नाम ए रखा हो, स्मॉल ए रखा हो और कैपिटल ए रखा हो, तो दोनों अलग अलग है। वीबी में जो है ना वो ऐसा नहीं है। वीबी में आप कैपिटल लेटर को आप स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर उल्टा सीधा लिख सकते हो। उसमें आप सी में लिखोगे तो एरर आएगी। अच्छा, हालांकि उसमें भी वर्क अराउंड है, वीबी में आप उसको डिस्टिंग्विश करना चाहो तो कर सकते हो। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो बेसिकली जो लैंग्वेज है ना विजुअल बेसिक, वो केस इंसेंसिटिव है और इजी है वो। और उससे भी ज्यादा जो मेन चीज इसमें कंसर्निंग है वो ये है कि ये नॉट इवॉल्विंग है। मतलब इसमें नए नए फीचर्स ऐड नहीं हो रहे हैं। ओके। अब सी शार्प का मैंने कहा तो ये मोस्ट डिमांडेड है अभी मार्केट में। सबसे ज्यादा अगर अभी डिमांड हो तो सी शार्प डेवलपर्स की है। तो यही आपके लिए सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है सी और सी प्लस के बाद में। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप सी सीखिए, उसके बाद में सी प्लस प्लस सीखिए और उसके बाद में सी शार्प सीखिए, ठीक है।
अच्छा, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए मैं कंसाइडर कर रहा हूं कि आप अगर 4 to 6 hours per day and 5 to 6 days per week, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एवरेज आप 30 hours पर वीक अगर स्पेंड करते हो लर्निंग के पीछे, ठीक है, 30 hours पर वीक एवरेज आप लर्निंग के पीछे स्पेंड करते हो, तो आपको कितना टाइम लगेगा मैं बताता हूं। अगर आप मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं, ठीक है, और अगर आप स्लो लर्नर हैं, दोनों ही केसेस में आपको कितना टाइम लगेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं तो आप, और आप एवरेज 30 hours पर वीक दे रहे हैं, तो सी लैंग्वेज को सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 2 months। ठीक है, फिर सी प्लस प्लस सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 month। और अगर आप सी शार्प सीखने बैठेंगे तो भी आपको 1 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट आपको मूव होना है। वैसे तो 15-20 दिन भी काफी हैं, लेकिन आप 1 month का टाइम पकड़ करके चलिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी लैंग्वेज है सी शार्प। सी और सी प्लस प्लस है तो बहुत ज्यादा बड़ी है, और आप सी शार्प अगर डीप में सीख जाएंगे 1 महीने के अंदर, अगर आप 1 महीने का टाइम देते हैं तो। अच्छा, अब अगर आप स्लो लर्नर हैं, ठीक है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। सी और सी सीखने में आप वैसे 4 से 6 महीने का टाइम लग सकता है, एवरेज में कहता हूं 5 महीने। सी प्लस प्लस सीखने में आराम से 2 महीने, 2.5 महीने पकड़ करके चलिए अभी तो। और सी शार्प सीखने में भी 2.5 महीने, यानी इस केस में टोटल 4 months, और इस केस में टोटल 10 months। इतना टाइम आपको लगेगा। ओके, स्लो है, अगर आप स्लो लर्नर है तो 10 months, और मीडियम टू फास्ट लर्नर है तो 4 months। उसमें आप सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प इतना सीख जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, मैं ये चीज दूसरे पेज पर मूव कर देता हूं। ओके, इसके बाद मान लीजिए आप, मैंने आपको बताया ना वेब डेवलपमेंट, अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर सीख सीख लेते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप, इसमें मैंने आर गलत लिख दिया है। इतना अगर आपको सीखना है तो कितना टाइम लगेगा,
अगर आप मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं तो ये 1.5 महीने में आप सीख जाएंगे, ठीक है। अगर स्लो लर्नर हैं तो आप 3 महीने पकड़ करके चलिए। इसके बाद आप मान लीजिए एसक्यूएल सीखते हैं, ठीक है, और एडवांस एसक्यूएल भी मैं तो लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक मीडियम टू फास्ट लर्नर को 1 महीना इसमें लग जाएगा, और इसमें भी आप इसको 2.5 महीने गिन लीजिए अगर स्लो लर्नर है तो, बराबर। मैं इसको ग्रीन कलर से ही लिखता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे अपनी। ओके, और उसके बाद में आप ASP.NET मतलब प्रॉपर वेब डेवलपमेंट, अब अगर ये सीखने जाते हैं तो इसमें 1.5 महीने इसमें लग जाएंगे आपको, अगर मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं तो। और स्लो लर्नर हैं तो इसमें भी 2.5 महीने आप पकड़ करके चलिए। तो अब देखिए कितना हुआ, कितना टाइम हुआ इसमें, ये तो 8 महीने और ऐड हो गए, ठीक है। ये और ये 8 महीने और हो गए, और इसमें ये और ये 4 महीने और। मतलब अगर आप मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं तो 4 और 4 8 महीने। और अगर आप स्लो लर्नर हैं तो 10 और 8 18 महीने। 18 महीने मतलब आप 1.5 साल समझ लीजिए, 1.5 साल जितना टाइम आपको लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या है कि ये अगर आप जैसे मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं और आपने 8 महीने दे दिए, या आप स्लो लर्नर हैं और आपने लगभग 1.5 महीने जितनी मेहनत की है, तो आपको, आप है ना जॉब क्लेम कर पाएंगे, मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। माफ कीजिएगा, ये मैं जैसे ही चार्जिंग पे रखता हूँ वैसे ही किसी वजह से, और अगर चार्जिंग पे ना किया तो जल्दी ही बैटरी लो है, ऑफ हो जाएगा मेरा आईपैड। इतना अगर आप मीडियम टू फास्ट लर्नर हैं और आपने 8 महीने, और स्लो लर्नर हैं तो आपने अगर 1.5 महीने का टाइम अगर दिया है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। कहीं भी वेब डेवलपर की वैकेंसी हो तो उसमें आप जॉब एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग भी आप कर पाएंगे, मतलब खुद प्रोजेक्ट लेकर के आप क्लाइंट को सर्व करें। मतलब फ्रीलांसिंग और जॉब एप्लीकेशन दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएंगे, दोनों ही। फिर बाद में आप उससे फ्रीलांसिंग से पैसे कमाइए या जॉब कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये सब जो टाइमिंग, ये टाइमलाइन जो मैंने लिखी है, ये जो टाइमलाइन है, इसमें एक बात बता दूं मैं, दो चीज आपको जो है ना वो मेंटेन रखना है। एक तो कंसिस्टेंसी, मतलब मैं कह रहा हूं कि 30 घंटे हर सप्ताह आपको करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आज 1 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर आप एक सप्ताह तक नहीं करते, उसके बाद में जो है आप 10 10 10 10 घंटे करते हैं, फिर 1 महीने तक नहीं करते। ऐसे नहीं। जिस तरह जिम जाना हो, अगर आपको वेट लूज करना हो तो आप कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कि आप रोज जो है वो जिम जाइए। किसी एक दिन 5 मिनट आप चले गए, दूसरे दिन 10 मिनट चले गए, फिर आप 3 घंटे के लिए कर लिया, फिर बाद में आपने जो है 3 दिन नहीं किया, फिर आपने 10 मिनट के लिए जिम में जाकर के एक्सरसाइज किया। तो ये सब जो है ना इनकंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट है। उसी तरीके से आपको कंसिस्टेंटली अगर आप जो है 30 आवर्स पर वीक, मतलब 4 से 6 घंटे रोज और 5 से 6 घंटे हर वीक, इतना अगर आप देते हैं तो आप जो है जो टाइमलाइन मैंने बताया है उसके मुताबिक आप सी लैंग्वेज सीख पाएंगे, यानी जो उसके अलावा जो का है वो भी आप सीख पाएंगे।
दूसरा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सी लैंग्वेज और उसके बाद जो मैंने कहा सी प्लस प्लस, ये दोनों ऐसी लैंग्वेज है ना कि बहुत जल्दी आती नहीं है। मतलब बहुत शुरुआत में जो है ना दिमाग को खपाना पड़ता है। पूरा पूरा किस तरह लॉजिक लगाएंगे, वो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब जैसे पजल सॉल्व कर रहे हो या चेस खेल रहे हो तो किस तरह दिमाग लगाना पड़ता है, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में होता है। पूरा दिमाग का दही हो जाता है। तो ये है ना, बहुत धीरे धीरे आप सीख पाते हैं इसको, लेकिन एक बार आप सीख जाएं तो आप मान लीजिए कि आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। जितनी अच्छी तरह आप सी लैंग्वेज सीखेंगे, सी और सी प्लस प्लस, ये आप जितनी अच्छी तरह सीखेंगे, बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप उतनी ही अच्छी तरह सीख पाएंगे, उतना ही अच्छा आप अपना करियर बना पाएंगे। ओके। अच्छा, अब अपना एक सवाल था कि एनी बुक और ऑनलाइन, 5वें नंबर का था, ट्यूटोरियल टू रिफर। देखिए, जो प्रोग्रामिंग है ना, वो ड्राइविंग की तरह है। इज मच लाइक ड्राइविंग। ड्राइविंग सीखने जैसा है प्रोग्रामिंग सीखना। दोनों में एक ही कहावत लागू पड़ती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जो है वो, जैसे ड्राइविंग की अगर बात करूं तो ड्राइविंग क्या कोई बुक पढ़ने से या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने से आपको आ जाएगा? नहीं आएगा ना। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो बुक्स पढ़ने से या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने से आपको नहीं आएगा। ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने में मजा आएगा, सब कुछ आपको एकदम कहानी जैसा लगेगा, सब कुछ आप देखेंगे, ट्यूटोरियल देखते समय सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्यूटोरियल खत्म होगा और आपको कहा जाएगा कि आप खुद प्रोग्राम बनाओ अपना, तो आप नहीं बना पाएंगे। तो जिस तरह ड्राइविंग नहीं आ सकती ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख करके या फिर बुक्स पढ़ करके, उसी तरह प्रोग्रामिंग भी जो है वो बुक्स पढ़ करके या ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख करके नहीं आ सकती। इन सबके लिए सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। फिर भी अगर आपको रेफरेंस के लिए या गाइडेंस के लिए अगर कोई बुक रेफर करनी हो, तो सी लैंग्वेज के लिए एक बुक है, लेट अस सी। ठीक है। ये एक बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूं। इसके ऑथर हैं यशवंत कानेटकर। ठीक है, ये काफी अच्छी बुक है। ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, मैंने भी इसी बुक से सीखा है। ठीक है। ओके। अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले तो उसका स्टार्टिंग इस तरह होगा। ये पूरी लाइन में अभी आपको समझाता हूं मैं। इसमें ये जो है ना, देखो, इसको एंगल ब्रैकेट कहते हैं, एंगल ब्रैकेट। ठीक है। इसको करली ब्रेसेस कहते हैं, करली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस कहते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं।
और इसको पैरेंथेसिस या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम में जिनका स्कूल एजुकेशन नहीं हुआ होता उनको ये चीज़ पता नहीं होती। हो सकता है आपका एजुकेशन स्कूल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ हो तो आपको ये चीज़ पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। ठीक है, तो मैं जैसा लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम, ठीक है, आपको उसी तरीके से लिखना होगा। मैंने जहाँ पर जैसे ये stdio.h है, इसमें मैंने ये एंगल ब्रैकेट लिखा है तो आपको एंगल ब्रैकेट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे सोचोगे कि चलता है स्मॉल ब्रैकेट में कर दें या स्क्वायर ब्रैकेट में कर दें, ऐसा कुछ भी कर दें, एरर आएगी। सी लैंग्वेज में कुछ वैसे हर चीज बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, मैं भी बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, इधर ये जो है इसको आप ये जो हैज है इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हैज ही पढ़ना। ठीक है, इसमें आप सी शार्प आप पढ़ते थे जैसे इसको, इसमें मैंने कहा था कि इसको सी हैज मत पढ़ना, सी शार्प पढ़ना। इसमें आप हैज ही पढ़ना है इसको, ये शार्प नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सी शार्प और एफ शार्प, ये लैंग्वेजेस के नाम में जो है ना पीछे हैज लिखा हुआ है लेकिन उसको शार्प पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी लाइन ये मेन और उसके बाद में पैरेंथेसिस। तीसरी लाइन ओपनिंग करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट्स। उसके बाद में ये मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ, फिर पैरेंथेसिस को ओपन किया और डबल इन्वर्टेड कोमा में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद में ये मैंने जो डबल कोटेशन जो ओपन किया था, ये जो ओपन किया था उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक है, इसको यहाँ पर पूरा किया, ये मैंने पैरेंथेसिस क्लोज किए, तो उसके बाद में सेमीकोलन लगाया और उसके बाद में फिफ्थ लाइन ये जो मैंने ओपन किया था इसको मैंने यहाँ पर क्लोज किया। ओके, अब मैं बताता हूँ ये पूरा है क्या इसमें। देखिए, जो पहली लाइन है, मैं लाइन के नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये जो हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है कि हमें कुछ इंक्लूड करना है, कुछ हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ये stdio.h, ये stdio.h, इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो std यानी स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट, और .h, ये स्टूडियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। .h ये क्या है? ये एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन होता है ना, जैसे .pdf होता है, .mp3 होता है, .jpg होता है, .png होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये .h है। .h मतलब हेडर, h फॉर हेडर, जिस तरह pdf क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जेपीजी क्या है? जॉइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। पीएनजी पोर्टेबल ग्राफिक्स ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। MP3 भी ऐसा ही है, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप ऐसा कुछ है। तो .h मतलब h फॉर हेडर है। ठीक है, और std मतलब स्टैंडर्ड, io मतलब इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की एक हेडर फाइल है, उसको इंक्लूड करना है। वो क्यों इंक्लूड करना है अभी मैं बताता हूँ। ऐसा कोई भी प्रोग्राम की जिसके अंदर इनपुट आउटपुट कुछ करना होता हो, कुछ इनपुट लेना हो हमें यूजर से, जो प्रोग्राम यूज करने वाला है उस यूजर से हमें इनपुट लेना हो या फिर आउटपुट देना हो, तो हमें ये stdio.h इस फाइल को हमें ऐड करना पड़ता है। हाँ, जिसमें इनपुट आउटपुट कुछ ना करना पड़ता हो, ऐसा पूरा ब्लैंक प्रोग्राम हो, तो ठीक है, आप stdio.h ऐड ना करें तब भी चलेगा। लेकिन अगर आपको इनपुट आउटपुट करना है तो ये लाइन कंपलसरी है।
ये stdio.h आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ओके, सॉरी। दूसरी लाइन है मेन। ये जो मेन है ना, ये मेन फंक्शन है ये, जिसके भी नाम के पीछे ये इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स आते हो, ठीक है, पैरेंथेसिस, वो सब फंक्शन है। तो इधर मेन जो है ना, ये फंक्शन है। अच्छा, मेन फंक्शन प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि जिस तरह घर में मेन गेट होता है ना, अपना मेन दरवाजा जो होता है, तो ये प्रोग्राम का मेन दरवाजा ये है। कोई भी प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। ये मेन, आगे जाकर के आप सीखेंगे कि इसमें जो है ना 10-15 फंक्शन हो सकते हैं मेन के अलावा। मेन के अलावा आपको जो नाम दे करके जितने फंक्शन बनाना हो बना सकते हैं, लेकिन मेन नाम का एक फंक्शन तो आपको करना ही, रखना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन इज कंपल्सरी एंड इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, आप इसको दरवाजा समझ लीजिए, एंट्री गेट। ये क्या है थर्ड लाइन में? तो ये दरवाजा खोल दिया मैंने। ये जो मेन जो है ना, इसको खोलने के लिए ये लिखा है। आगे जाकर आपको सब बताऊंगा मैं। अभी आप ये इतना ही समझिए कि ये मैंने मेन को मैंने खोला है ये। उसके बाद में ये फोर्थ लाइन मैंने जो है वो लिखी है। ये फोर्थ लाइन जो है ये क्या है? तो इसमें मैंने अभी आपको बताया, जिसके भी पीछे ये ब्रैकेट्स आते हैं, पैरेंथेसिस आते हो, स्मॉल ब्रैकेट्स आते हो, वो सब फंक्शन है। तो इसमें आ रहा है ये यहाँ पर ओपन हुआ और ये यहाँ पर क्लोज हुआ। इसके बीच में लिखा है ना हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है। ये प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ करता क्या है? ये आउटपुट में डिस्प्ले करता है, ठीक है, आउटपुट देता है, बस इतना समझ लीजिए। और मैंने आपको बताया अभी कि इनपुट आउटपुट का काम करना हो तो इसको ऐड करना पड़ता है stdio.h को। तो बस ये stdio.h के अंदर जो है ना प्रिंट एफ की सिग्नेचर है, इतना आप समझिए। अभी ये जानता है, stdio.h जानता है प्रिंट एफ क्या है, और ये प्रिंट एफ का यूज करना है, इसलिए हमने ये stdio.h को ऐड किया हुआ है। अब प्रिंट एफ करता क्या है? इसके अंदर जो भी लिखा हो, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर करके आप जो लिखना हो लिख दीजिए, बराबर। ये वो चीज डिस्प्ले कर देगा बाहर आउटपुट में, ठीक है। अच्छा, इसका एंड सेमीकोलन से हो रहा है। ये सेमीकोलन अगर आप नहीं करोगे ना तो एरर आएगी, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, ऐसी एरर आएगी, ठीक है। मतलब प्रिंटएफ आउटपुट देता है, और क्या आउटपुट देता है? उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में आपने जो लिखा हो, आपने इधर मान लीजिए कुछ और लिखा हो, गुड मॉर्निंग लिखा हो, तो ये गुड मॉर्निंग आउटपुट देगा। हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड देगा। गुड मॉर्निंग लिखे हुए तो गुड मॉर्निंग आउटपुट देगा। ओके। अच्छा, पांचवी लाइन ये क्या है? ये वही दरवाजे को मैंने बंद कर दिया, जिसको मैंने थर्ड लाइन में खोला था उसको मैंने यहाँ पर बंद किया है। आप इतना समझ लीजिए। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से बताऊं तो, मान लीजिए आपका ये घर का दरवाजा है, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइट चालू करनी है, जा करके ये लाइट चालू करनी है और आपको बाहर वापस आना है। तो ये लाइट की का कनेक्शन तो बाहर कहीं होगा ना, यहाँ पर, बराबर। यहाँ से आपने कनेक्शन लिया होगा अंदर, तो ये वही वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए। ये कनेक्शन जो है ना, ये चीज जहां से आपने कनेक्शन लिया, ये stdio.h है, पहली लाइन आपकी। इसको आपको ऐड कर इंक्लूड करना पड़ेगा आपके घर पे, आपको ऐड करना पड़ेगा ना, कनेक्शन देना पड़ेगा। ये वही चीज है। ये आप जब कनेक्शन दोगे तब अंदर आपकी लाइट चालू होगी। और ये जो लाइट है यही आपका प्रिंटफ फंक्शन है, जो आपको चौथे नंबर की लाइन में दिया हुआ है। तो ये आपकी लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, सॉरी ये लाइन 4 है, और ये जो है ये आपका मेन है, मेन एंट्री गेट फंक्शन, मेन एंट्री गेट है आपका घर का। तो उसी तरह ये प्रोग्राम का मेन एंट्री गेट है। तो ये आपकी होगी लाइन 2। और इसी को ओपन और बंद करना, ये दरवाजे को खोलना और बंद करना, लाइन 3 एंड 5 है, ठीक है। ये लाइन 1 2 और ये रही लाइन 4। ओके।
लाइन 3 एंड 5 क्या है, इसी दरवाजे को खोलना और बंद करना। तो ये प्रोग्राम जो है, अब मैं आपको इसे रन करके बताता हूं मैं। आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ऐसे नॉट और इस तरह कागज पे तो करोगे नहीं, आप उसको कहीं न कहीं करोगे ना, उसको कंपाइलर कहते हैं, उसको आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अभी नेक्स्ट सेशन में आपको आईडीई क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, आईडीई। फिर कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर आज के लिए इतना ही काफी है, मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके बताता हूँ। अच्छा, इसके लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरे आईपैड में एक कंपाइलर पूरा पूरा इंस्टॉल्ड नहीं है। आईपैड के लिए कोई कंपाइलर होता भी नहीं है, शायद मेरी जानकारी में तो नहीं है। कोई अच्छा कंपाइलर हो ऐसे मेरी जानकारी में नहीं है, कोई ऐसा छोटा मोटा होता होगा, उससे अच्छा तो ऑनलाइन कंपाइलर होता है। तो मैं ऑनलाइन कंपाइलर में आपको ये प्रोग्राम रन करके बताऊंगा अभी। ऑनलाइन कंपाइलर जो है वो टेम्पररी या फिर एकदम क्विक आपको कुछ यूज करना हो, बराबर है, आपको क्विकली कुछ प्रोग्राम रन करके देखना हो या टेम्पररी कुछ वर्क हो तो ठीक है। बाकी आपको ऐसे सीखने के लिए बार बार आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना हो तो उसके लिए वीएस कोड एक अच्छा आईडीई एंड कंपाइलर है सी लैंग्वेज के लिए, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा वीएस कोड को आपको आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सेटअप वगैरह, और इसका यूज करके आप सी लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे ये मैं आपको कल, मतलब नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी ये जो हमने प्रोग्राम लिखा ये हम ऑनलाइन कंपाइलर में हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। एक है onecompiler.com। ओके, तो ये एक वन कंपाइलर है जो ऑनलाइन कंपाइलेशन फैसिलिटी देता है। इसके अंदर हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के हमें ऑनलाइन कंपाइलर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ये आपको टेम्पररी आपको कुछ यूज करना हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आपको जैसे कोई मतलब अच्छी तरह सीखने के लिए ऑनलाइन कंपाइलर्स ठीक नहीं है, उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड बाद में देखेंगे। अच्छा देखिए, इसके अंदर तो पहले से प्रोग्राम बना लिखा हुआ है। अच्छा, क्या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि मैंने भी हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना सिखाया सबसे पहले? अपना भी जो फर्स्ट प्रोग्राम था वो हेलो वर्ल्ड आउटपुट देने वाला था, और ये भी में आउटपुट के लिए हेलो वर्ल्ड ही इधर भी लिखा हुआ है। क्या ये जस्ट कोइंसिडेंस है? मैं आपको अभी बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं। देखिए, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अभी मैं यहाँ क्लिक करके रन करूंगा, यहाँ टैप करके, तो यहाँ पर आउटपुट दिखेगा उसका, ठीक है। ओके, आ गया। देखिए, मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आ गया, ये आउटपुट है उसका। अच्छा, इसमें ये इंट मेन लिखा हुआ है इधर, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैंने खाली मेन लिखने जो है वो सिखाया था, इसमें ये इंट मेन लिखा हुआ है। मैं इसका आपको बताता हूँ, मैं ये इंट निकाल करके आपको बताता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो इंट ही होता है, इसलिए मैं और क्योंकि ये अपना पहला ही प्रोग्राम है तो मैं बहुत ज्यादा आपको हैवी डोज नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा था। ये देखिए, ये मैं इस तरह लिखूं अगर, तो भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ये देखा, ये मैंने निकाल दिया है इंट। ये आपने जो लिखा है वही प्रोग्राम है, ये पूरा जो हमने लिखा है वही है ना, और उसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैं इधर चाहूं तो कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। इधर मैं चाहूं तो गुड इवनिंग भी लिख सकता हूं मैं,
देखिए इधर आउटपुट में आ गया गुड इवनिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इधर गुड इवनिंग लिखा तो इधर आउटपुट में गुड इवनिंग आ गया। ओके, अच्छा, अभी मैंने कोइंसिडेंस की बात किया था। क्या ये कोइंसिडेंस है कि मैंने जो आपको फर्स्ट प्रोग्राम सिखाया अभी, कहाँ सिखाया, इसमें, ये भी हेलो वर्ल्ड वाला है, ठीक है, ये भी हेलो वर्ल्ड वाला है। और इसमें भी ऑनलाइन जो हमने अभी देखा था, ठीक है, वो भी हेलो वर्ल्ड वाला ही था, ये था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। ट्रेडिशनली किसी भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में या फिर किसी भी बुक्स में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे तो उसका पहला प्रोग्राम जो होगा ना, वो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले करने वाला ही प्रोग्राम होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी ट्यूटोरियल में या किसी भी बुक में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी, ठीक है, और किसी भी रेफरेंस मटेरियल में, बुक हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कुछ भी हो, तो उसमें 99% केसेस में जो पहला प्रोग्राम होगा वो हेलो वर्ल्ड आउटपुट में डिस्प्ले करने वाला प्रोग्राम ही होगा। ये जस्ट एक ट्रेडिशन है, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेलो वर्ल्ड के बजाय कुछ और डिस्प्ले करवाएंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा या कम आएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक ट्रेडिशन है कि पहला प्रोग्राम हरदम हेलो वर्ल्ड ही डिस्प्ले करने वाला ही होता है। और इसी ट्रेडिशन की वजह से विकिपीडिया में एक डेडिकेटेड आर्टिकल है, देखिए, हेलो वर्ल्ड विकी, इतना मैं सर्च करूं तो आ जाएगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज जनरली अ सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम which emits or displays to the screen of a console a message similar to hello world, ठीक है। इस पर एक डेडिकेटेड विकिपीडिया पेज भी है और इसके अंदर आपको ये देखिए, ये सी लैंग्वेज के लिए इसमें बनाई हुआ है और इतनी सारी लैंग्वेजेस के लिए, इतनी सारी लैंग्वेजेस के लिए आपको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज आपको ये सेशन में मजा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अब हम VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे और हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखेंगे। धन्यवाद।